So today's topic, search for genetic material. Search for genetic material. So it was almost same time when G.J. Mendel, Gregor John Mendel, given laws of heredity. G.J. Mendel given laws of heredity plus Frederick Mischer discovered nucleic acid. Discovered DNA as nucleic acid. Almost same time था. Almost same time. This happened almost same time. Almost same time. जैसे हम जानते हैं Mendel has presented his work in the year 1865. 1865 में अपना वर्क प्रेजेंट कर दिया था और फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए डिस्कवर कर दिया था 1869 में. तो ऑलमोस्ट सेम टाइम हो गया था ये सारे चीजें. बट it has taken long time. It has taken long time to prove DNA as genetic material. बहुत ज्यादा टाइम लग गया. डीएनए जेनेटिक मटेरियल है बोलने के लिए, प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग गया. जैसे यहाँ पे बता देंगे हम 1865 में मेंडल अपना वर्क प्रेजेंट कर दिया था और फ्रेडरिक मिशर न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर कर दिया था 1869 में. तो मतलब ऑलमोस्ट सेम टाइम. एनसीईआरटी के वर्ड हैं ऐसे. ऑलमोस्ट सेम टाइम G.J. Mendel and Frederick Mischer, they have contributed their work and they discovered DNA, but it has taken long time to prove DNA as genetic material. अब ये DNA as genetic material प्रूव करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए. कोई चीज डायरेक्ट तो एक्सेप्टेबल नहीं है साइंस में. If I say DNA is genetic material, there should be some proof, some experimental evidences. So for that, time to time, different experiment has been conducted by different scientists and they come to the conclusion, different conclusion step by step. तो वो सारे स्टेप्स हम आज पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो यहां पर जो है 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ डिस्कवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन. अभी पढ़ेंगे हम व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन. डिस्कवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन. सो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बताया डीएनए जेनेटिक मटेरियल है बोल के. नहीं बताया. वो सिर्फ क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर. व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, वो सारी चीजें हम देखेंगे. लेटर ऑन 1933 से 1934 3 साइंटिस्ट जो है एवरी मैक्लियॉड मैककार्थी, एवरी एंड हिज फ्रेंड्स, मैक्लियॉड एंड मैककार्थी, एवरी मैक्लियॉड एंड मैककार्थी given has proposed biochemical nature of genetic material, has given biochemical nature of genetic material. ओके. फिर भी साइंटिस्ट में डाउट था. ऑफ कोर्स एवरी मैक्लियॉड मैककार्थी बोल दिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. फिर भी साइंटिस्ट में डाउट था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है बोल के. तो यहां बता दिया ना मैं, एवरी मैक्लियॉड मैककार्थी हैज गिवन बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. मतलब क्या है, सो दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल. डीएनए ही मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक मटेरियल है. दे प्रपोज दैट बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. लेकिन फाइनली जो है 1952 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, अनइक्विवोकल
proof, unequivocal proof for DNA as genetic material. For DNA as genetic material by Hershey and Chase. By Hershey and चेज, ये दो साइंटिस्ट है ना, फाइनली प्रूव कर दिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। उसमें कोई डाउट नहीं रहा उसके बाद। एवरी मैक्लियोड मैकार्थी बोले डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कोई भी डाउट आ रहा था उनके ऊपर। लेकिन फाइनली जो है, अगर आपको क्वेश्चन पूछे आपको, when the unequivocal proof for DNA as genetic material given by Hershey and Chase बोलना चाहिए। What is unequivocal proof? 100% proof. After that there is no doubt. Unequivocal का मतलब है उसके बाद कोई डाउट ही नहीं बचा किसी को कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। That is called unequivocal proof given by Hershey and Chase. तो अब हमारा काम है, देखिए पहले तो हम ग्रिफिथ के बारे में पढ़ेंगे, हाउ दे हैव डन वर्क। उसके बाद हम पढ़ेंगे एवरी मैक्लियोड मैकार्थी काम कैसे किए, एंड हर्शे एंड चेस, ये तीनों के वर्क्स पढ़ना है हमारे को। ठीक है, क्लियर है सीक्वेंस पूरा। सो मेंडल व्हेन दे प्रेजेंटेड वर्क 1865 में, और फ्रेडरिक मिशर डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड इन द ईयर 1869। ओके, so that time there was a lack of communication. Due to lack of communication, क्वेश्चन भी बनता है यहां पर, अगर उस टाइम में कम्युनिकेशन होता, इंटरनेट होता, इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस बहुत ही फास्ट मूव होता, सो डेफिनेटली वी विल बी अहेड, 100 years अहेड इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो डीएनए डिस्कवर हो चुका था 1869 में, लेकिन उसको प्रूव करते करते 1952 लग गए फिर। और ये जो डार्विन है, जीजे मेंडल है, फ्रेडरिक मिशर है, ये सारे ग्रेट साइंटिस्ट जो है अपना अपना वर्क करते थे इंडिपेंडेंटली। कोई अपना वर्क जो है एक्सपोज नहीं करते थे। उस टाइम में कम्युनिकेशन भी नहीं था ना, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। इफ दे हैव वर्क टुगेदर तो डेफिनेटली जो है 100 years क्या रहते थे हम, अहेड रहते थे। जितना आज हमें पता है उससे ज्यादा मालूम रहता था। तो दिस इज व्हाट, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन ऑल दिस थिंग हैपेंड। चलिए अब हम जो है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, हु कंडक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, वो चीजें तो लिख दी हैं हम, अब लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928। इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, इसको हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट भी बोलेंगे। ठीक है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। So he conducted experiment on बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट करता। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया? स्ट्रिप्टोकोक्कस निमोनिया। स्ट्रिप्टोकोक्कस निमोनिया, आल्सो कॉल्ड इन ब्रैकेट डिप्लोकोक्कस निमोनिया। ओल्डर नेम इसका डिप्लोकोक्कस निमोनिया है। He conducted experiment on which bacteria? क्वेश्चन बनेगा स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है, टू स्ट्रेन्स ऑफ दिस बैक्टीरिया। टू स्ट्रेन्स ऑफ दिस बैक्टीरिया मतलब ये बैक्टीरिया के दो टाइप्स हैं। स्ट्रेन्स मतलब टाइप्स हैं, दो फॉर्म्स हैं, यस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन। If you ask me what is the difference between S strain and R strain, it's best to write in the form of difference, two columns. S strain, R strain दोनों में difference लिख देंगे तो best है। तो S strain क्या होता है, देखिए, they are having capsule, smooth colonies, shiny colonies,
शाइनी कॉलोनीज। और क्या है ये? वायरुलेंट है। वायरुलेंट का मतलब डेडली है। डेडली मतलब अगर यस स्ट्रेन का अगर इन्फेक्शन हो जाए किसी को, यस वाला स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया किसी को अटैक करेगा तो निमोनिया डिसीज हो जाएगी। तो मतलब ये वायरुलेंट है, डेडली है, जानलेवा है। जबकि आर स्ट्रेन क्या है? नॉट हैविंग कैप्सूल, नॉट हैविंग कैप्सूल, रफ कॉलोनीज, नॉट शाइनिंग, नॉट शाइनिंग कॉलोनीज। और ये है ना नॉन वायरुलेंट है। आर स्ट्रेन इज नॉन वायरुलेंट। So these are the differences of yes strain and R strain. So Griffith क्या करते हैं? Finally they have taken this yes strain and R strain of Streptococcus pneumonia and they conducted experiment on mice. एक्सपेरिमेंट के लिए माइस यूज कर लेंगे, ह्यूमन पे तो नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज आल्सो पैथोजन टू ह्यूमन। हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉजेस निमोनिया डिसीज इन ह्यूमंस आल्सो। Pneumonia disease in human is caused by two bacteria, Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, पढ़ चुके हैं हम। But this person Griffith is not doing experiment on Haemophilus influenza, he is doing experiment on Streptococcus pneumonia. And after writing these differences, what is our conclusion? Our conclusion is जो बैक्टीरिया को कैप्सूल है वो वायरुलेंट है, जो बैक्टीरिया को कैप्सूल नहीं है वो नॉन वायरुलेंट है। दैट मीन्स पैथोजेनेसिटी ऑफ द बैक्टीरिया डिपेंड्स ऑन कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है? ये अराउंड द बैक्टीरियल सेल, ये तो बैक्टीरिया देखो कोक्कास है, तो कोक्कास मतलब मुझे राउंड बैक्टीरिया ड्रॉ करना पड़ेगा, राउंड। तो कैप्सूल बैक्टीरिया के अतराफ अगर कैप्सूल, कैप्सूल मतलब क्या होता है? एक जैकेट होती है मेड ऑफ म्यूकस पॉलीसैकेराइड, म्यूकस पॉलीसैकेराइड से बना हुआ जैकेट है ये, म्यूकस पॉलीसैकेराइड। If any bacteria is having this type of capsule, that means they are pathogenic. And our antibodies fails to kill this type of capsulated bacteria. Our antibodies cannot kill capsulated bacteria. Capsulated bacteria, they have tough jacket around themselves. They are not killed by our antibodies. That's why they are virulent and causing disease. जबकि जो आर बैक्टीरिया है उनके पास कोई जैकेट नहीं है। आर बैक्टीरिया मतलब कुछ ऐसे दिखेंगे, इनके ऊपर कोई जैकेट नहीं है, तो एंटीबॉडीज कम एंड डिस्ट्रॉय देम। ठीक है, तो चलिए क्या होगा एक्सपेरिमेंट में आगे पढ़ेंगे। अभी हम व्हाट इज केमिकल नेचर ऑफ कैप्सूल क्वेश्चन पूछ सकता है। केमिकल नेचर ऑफ कैप्सूल इज म्यूकस पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। और एक ये शाइनी कॉलोनीज दिखते हैं, बैक्टीरिया के कॉलोनीज बिल्कुल हम देख सकते हैं विथ नेकेड आइज। बैक्टीरिया कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, कॉलोनीज कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। जब बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं ना एक जगह, तो पिन हेड के उतना साइज दिखता है, पिन हेड इतना साइज दिखता है, ऐसे बैक्टीरिया के कॉलोनीज दिखते हैं। अब वो कॉलोनीज अगर शाइनिंग है, बहुत ज्यादा शाइनिंग है, तो यस स्ट्रेन है वो, समझ गए? और शाइनिंग नहीं है तो आर स्ट्रेन है। बैक्टीरियल कॉलोनीज कैन बी सीन। ओके, समझ गए? यस। नेक्स्ट, let's see how this Griffith conducted experiment on mice. First of all, he has taken yes strain of the Streptococcus pneumonia, and then this yes strain is injected into the mice, इंजेक्टेड इनटू माइस। मतलब यस स्ट्रेन का इंजेक्शन दिया गया माइस में। व्हेन यस स्ट्रेन इज इंजेक्टेड इनटू द माइस, माइस की डेथ हो गई, क्योंकि यस स्ट्रेन क्या है? बहुत ही डेडली है,
वायरुलेंट है, पढ़ चुके हैं हम। अगर आर स्ट्रेन वाला अगर बैक्टीरिया अटैक करेगा माइस के ऊपर, तो यहां पे क्या होगा, माइस की डेथ हो जाएगी क्या? माइस सर्वाइव्ड, माइस सर्वाइव्ड। इसका मतलब ये हुआ आर स्ट्रेन से कोई डिसीज डेवलप नहीं हो रही है। Whenever Yas strain injected into the mice died of the disease. Who is giving this injection of Yas strain into the mice? Griffith. As a part of his experiment, वो experiment कर रहा है, mice में injection देगा, mice की death हो जाएगी। Then R strain mice में देगा, mice survive करेगा। Next he has taken heat killed Yas strain। मतलब बैक्टीरिया को पहले हीट किया जाएगा, फिर माइस में दिया जाएगा। आपको क्या लगता है यहां पर क्या होने वाला है? माइस सर्वाइव्ड। यहां पे माइस सर्वाइव इसलिए होने वाला है बिकॉज हीट करने से बैक्टीरिया की डेथ हो चुकी है, कैप्सूल ब्रेक हो चुका है। व्हेन यू हीट द बैक्टीरिया डाइज एंड कैप्सूल आल्सो डाइज। लेकिन डीएनए इज स्टेबल मॉलिक्यूल। डीएनए क्या है? स्टेबल मॉलिक्यूल है, डीएनए को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। He has taken heat killed Yas strain plus live R strain and this time he injected this mixture into the mice. And here surprisingly what happened? When alone heat killed Yas strain, जब आप heat killed Yas strain इंजेक्ट करेंगे माइस की डेथ नहीं होगी। जब आप लाइव आर स्ट्रेन इंजेक्ट करेंगे माइस की डेथ नहीं होगी। तो दोनों जब मिक्सचर इंजेक्ट करेंगे तो माइस की डेथ हो जाएगी। सो इट वाज सरप्राइजिंग। यहीं पे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ ग्रिफिथ का। ही डिसेक्टेड दिस माइस, ही डिसेक्टेड दिस माइस, he dissected this mice. He found live Yas strain. He found live Yas strain in blood. क्या मिला ब्लड में? लाइव यस स्ट्रेन। जरा देखिए, क्या लाइव यस स्ट्रेन इंजेक्ट किया गया था माइस में? वेदर ही इंजेक्टेड लाइव यस स्ट्रेन, ही इंजेक्टेड हीट किल्ड यस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन। लेकिन जब माइस की डेथ हुई तो उसका ऑटोप्सी किया गया, उसका जो भी पोस्टमार्टम है किया गया, और पोस्टमार्टम के रिजल्ट्स में यह मिला कि ब्लड में क्या मिल रहा है उसके? हीट किल्ड यस स्ट्रेन मिल रहा है या लाइव यस स्ट्रेन मिल रहा है। That means all the live R strain transformed into live S strain. All the live R strain transform into live S strain. हीट किल्ड S strain तो वैसे ही है, वो डेथ हो गई। डेथ होने के बाद कोई वापस जिंदा तो नहीं हो सकता। बैक्टीरिया की डेथ हो गई है यहां पर, बट लाइव आर स्ट्रेन लाइव यस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया। ही कॉल्ड दिस फेनोमेना एज ट्रांसफॉर्मेशन। But Griffith, after this experiment, he failed to give reason for the transformation. हाँ, इतना जरूर बोल रहा था ग्रिफिथ, somehow live R strain converted into live S strain. Something has happened. Something has transferred. What is something transferred? And how this live R strain converted into live S strain? How this happened was unknown to ग्रिफिथ को पता नहीं था ये कैसे हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। बट एनी हाउ ही डिस्कवर्ड विच फेनोमेना? ट्रांसफॉर्मेशन। लिख चुके हैं इतना? आप बिलो दिस यू कैन राइट, conclusion of this experiment. Conversion of one form of bacteria into another form of bacteria is called transformation. Conversion of one form
of bacteria into another form of bacteria. Another form of bacteria is called transformation. Transformation. According to Griffith, something has transferred. Something has transferred from heat killed yeast strain into live R bacteria. समझ में आया? समथिंग हैज ट्रांसफर्ड, कुछ ना कुछ गया है हीट किल्ड यस स्ट्रेन से, कुछ ना कुछ लाइव आर स्ट्रेन को मिला. बिकॉज ऑफ दैट लाइव आर स्ट्रेन बिकेम लाइव यस स्ट्रेन, बिकॉज ऑफ विच live R strain became live yes strain. Something, what word he used? Something. समथिंग का मतलब है उसको पता नहीं था कि वो डीएनए था, क्या आरएनए था, क्या प्रोटीन था. सो एनी हाउ आफ्टर ग्रिफिथ की भी डेथ हो गई. माइस के डेथ के बाद, उसके बाद जो है कंटिन्यू करे एक्सपेरिमेंट को 3 अनदर साइंटिस्ट, एवरी, मैक्लियॉड एंड मैककार्थी. तीनों अलग अलग जो है वर्क करते हैं. एवरी, मैक्लियॉड, मैककार्थी. एंड फाइनली हाउ दे कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट, लेट्स सी. बिल्कुल इससे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखो. एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर स्टेटमेंट्स के फॉर्म में. व्हाट इज योर कंक्लूजन? ये तो ग्रिफिथ का कंक्लूजन था. ग्रिफिथ का कंक्लूजन था कि समथिंग हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड yeast strain bacteria into live R strain bacteria, because of which transformation has occurred. So we know that what is that something transferred? DNA has transferred. समझ गए? और एक मुझे चीज समझने आ गई कि जो है डीएनए हीट करने पर भी स्टेबल है. वो डीएनए इज वेरी स्टेबल. बैक्टीरिया डाइड, हीट किल्ड यस स्ट्रेन, लेकिन उसका डीएनए अभी भी काम कर रहा है. डीएनए इज जस्ट ए केमिकल. डीएनए डू नॉट डाई इवन आफ्टर अवर डेथ. हमारे डीएनए यहीं पे रहेंगे, बोन्स में रहेंगे, बोन्स डिकम्पोज होंगे. डीएनए तो वैसे ही रहेगा. डीएनए बहुत ज्यादा स्टेबल है. इसका मतलब यह है फॉसिल्स में जो डेड रिमेन्स, जो बोन्स मिल रहे हैं जमीन के अंदर, वो फॉसिल में से भी डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं साइंटिस्ट और इसकी सीक्वेंसिंग कर रहे हैं. ओके, तो अब हम देख रहे हैं यहां पे एवरी इटॉल एक्सपेरिमेंट. एवरी इटॉल एक्सपेरिमेंट, एवरी इटॉल, ETAL, ये भी वर्ड याद रखो आप. ETAL का मतलब है एवरी. इटॉल का मतलब है एवरी एंड हिज फ्रेंड्स. इटॉल का मतलब है उनके कंपेनियंस, उनके साथ कौन वर्क करे, उनके कलीग्स. एवरी एंड हिज फ्रेंड्स नहीं लिखना है, पूरा लिखना चाह रहे हैं एवरी, मैक्लियॉड, मैककार्थी. दोनों भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है. एवरी इटॉल भी पूछ सकता है. सो एवरी इटॉल एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है देखिए. फर्स्ट दे हैव टेकन हीट किल्ड यस स्ट्रेन. हीट किल्ड यस स्ट्रेन, ठीक है. हीट किल्ड यस स्ट्रेन आई सेपरेट कर लिए वो सबसे पहले. दे हैव टेकन हीट किल्ड यस स्ट्रेन, and this heat killed यस strain, from this strain, DNA, RNA and protein are extracted. एवरी इटॉल का एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है जरा बोलिए. एवरी इटॉल एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व
selection of heat killed S strain, and from this strain DNA, RNA and proteins are extracted. ओके पहले क्या करेगा अब ये, पहले क्या करेगा, लाइव, सबसे पहले क्या करने वाला है देखिए, ये लाइव आर स्ट्रेन प्लस प्लस RNA of heat killed S strain, heat killed S strain plus RNase enzyme, RNase enzyme. What is the result? Conclusion, रिएक्शन हो रहा है यहां पर एक, मतलब एवरी और उसके फ्रेंड्स को ये डाउट था कि डीएनए तो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होगा, या नहीं तो आरएनए ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होगा, या तो प्रोटीन कर रहा होगा. दे डोंट नो एग्जैक्टली, दे डोंट नो. सो फॉर दैट पर्पस दे आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट. सबसे पहले वो तीनों एक्सट्रैक्ट कर लिए, डीएनए ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन, आरएनए ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन, प्रोटीन. तो मैं एक एक लेके एक्सपेरिमेंट करूंगा. अब आरएनए लेके एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं, लाइव आर स्ट्रेन ले लिया मैं, और आरएनए ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन ले लिया हूं, आरएनएज एंजाइम डाला. आरएनएज का मतलब क्या है? आरएनएज इज द एंजाइम used to digest RNA. It digest RNA, it break down RNA. मतलब मैं जैसे ही RNA एंजाइम ऐड करूंगा ना, तो RNA ऑफ हीट किल्ड यास स्ट्रेन विल ब्रेक डाउन, इट विल ब्रेक डाउन. सो यहां पे क्या हुआ, सरप्राइजिंगली आफ्टर सम मिनट्स लाइव आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म इनटू लाइव यस स्ट्रेन. So what is your conclusion? Whether RNA is responsible for transformation? आरएनए के एब्सेंस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. मैंने क्या ऐड किया? आरएनए ऐड किया और आरएनएज एंजाइम भी ऐड किया. आरएनए भी देंगे हम, आरएनएज भी देंगे, ठीक है. आरएनए भी देंगे, आरएनएज एंजाइम भी देंगे, मतलब गोट भी देंगे और साथ में एक लॉयन भी देंगे. तो ये जैसे ही आरएनएज एंजाइम आएगा तो आरएनए क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा. So that means in the absence of RNA also, this is the lion RNase and this is the goat. RNase enzyme breakdown, RNA फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना. That means RNA is not responsible for transformation. क्लियर है? बहुत ज्यादा डाउट पूछते बच्चे इसमें. क्लियर है? किसी क्वेश्चन है? लेट्स सी वन मोर टाइम. सेकंड, आप क्या लेंगे? प्रोटीन लेके देखेंगे. इस बार प्रोटीन लेके देखेंगे. लाइव आर स्ट्रेन प्लस, क्या लिखूं बोला? इस बार प्रोटीन लेंगे. प्रोटीन ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन. कौन सा एंजाइम लगाऊं? कौन सा एंजाइम लगाऊं? प्रोटीएज एंजाइम, क्योंकि प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है मुझे मालूम करना है, तो प्रोटीएज एंजाइम लगा देंगे. सो जैसे ही मैंने प्रोटीएज एंजाइम ऐड किया, प्रोटीन गेट रिमूव्ड, प्रोटीन गेट रिमूव्ड. तो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन होगा. लाइव आर से लाइव यस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा. इसका मतलब है प्रोटीन से भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है. थर्ड वन ले लेंगे, लाइव आर स्ट्रेन प्लस डीएनए ऑफ हीट किल्ड यस स्ट्रेन, हीट किल्ड यस स्ट्रेन प्लस डीएनएज एंजाइम. कौन सा एंजाइम? डीएनएज एंजाइम. नाउ डीएनएज एंजाइम डाइजेस्ट डीएनए, डीएनएज एंजाइम डाइजेस्ट डीएनए. तो यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. लाइव आर स्ट्रेन से लाइव आर स्ट्रेन ही रह गया. ठीक है.
मतलब ये हुआ यहाँ पे 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं. So first they have doubt on RNA, second they have doubt on protein, third they have doubt on DNA. और पता चला कि आरएनए के एब्सेंस में भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑकरिंग, प्रोटीन के एब्सेंस में भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑकरिंग. In the absence of DNA, there is no transformation. Therefore, DNA must be responsible for transformation. So, what is the biochemical nature of transforming principle? DNA is biochemical nature of transforming principle. ठीक है? Okay. Any question? देखो यहां पे मैं आरएनए ऑफ हीट के लिए सस्टेन लिया हूं, तो आरएनए एंजाइम डालने से आरएनए किल होगा, लेकिन इसके डीएनए और प्रोटीन तो यहीं रहेंगे. यहां पे प्रोटीन ब्रेक होगा लेकिन डीएनए और आरएनए बचेंगे. यहां पर डीएनए रिमूव हो जाएगा बट प्रोटीन और आरएनए बचेगा. क्लियर है? यहां ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं आरएनए रिमूव हुआ है, आरएनए रिमूव्ड बिकॉज ऑफ आरएनए. बट व्हाट इज रिमेन्ड? डीएनए इज रिमेन्ड, प्रोटीन इज देयर. Either DNA is responsible for transformation और प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आरएनए तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहा है. ठीक है? हाँ, तो आरएनए यस, आरएनए डीएनए, लेकिन डीएनए बहुत ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ डबल स्टैंडर्ड नेचर. आरएनए इस आफ्टर डीएनए थोड़ी सी स्टेबिलिटी आरएनए में कम हो जाएगी बिकॉज इट इज सिंगल स्टैंडर्ड. प्रोटीन तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है हीट से. जैसे ही आप हीट करेंगे प्रोटीन को तो प्रोटीन डीनेचुरेशन हो जाता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस? क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जाम यहाँ पे बुक में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड डीएनएज. डीएनए डीएनएज बोलो. डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड, nucleic acid. And what is DNase? It's an enzyme. DNase is the enzyme. Okay, it's made of DNA made of nucleotides. It's made of nucleotides, and DNA is made of amino acids. Made of amino acids. ठीक है? डीएनए किससे बना हुआ है? न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है. डीएनए इज न्यूक्लिक एसिड, इट इज मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, whereas DNA is made of enzyme. ये एंजाइम है डीएनए. कहीं पर भी नाम सफिक्स में ASC आता है ना, वो एंजाइम होता है. डीएनए एंजाइम है. और एंजाइम क्या है? प्रोटीन है. प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड से बने होते हैं. अब सोच रहे होंगे ना प्रोटीन में अमाइनो एसिड क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज डीएनए इज एंजाइम, एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड प्रोटीन्स आर मेड ऑफ, and DNA contains polynucleotide chain. DNA contain polynucleotide chains. DNA is contain, बोलो बोलो, पॉलीपेप्टाइड चेन. एंजाइम मतलब किससे बने होते हैं? पॉलीपेप्टाइड. प्रोटीन किससे बने होते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन्स. चलो डी क्वेश्चंस भी हो गए ये. एक एक्सपेरिमेंट करना है. मदर जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने चिल्ड्रन के ऊपर. मदर इज हैविंग डाउट ऑन 3 चिल्ड्रन. समवन हैज ईटन चॉकलेट, समवन हैज इट. अब कोई बताएगा नहीं तो मैं खाया चॉकलेट बोल के तो नहीं बताएगा. अब मदर जो है अपने स्टाइल में एक्सपेरिमेंट करेंगे, वेदर एल्डर सन हैज ईटन दैट चॉकलेट और यंगर सन. एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना? ऐसे ही यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है. 3 मॉलिक्यूल हैं,
डीएनए पे डाउट है हमारे को, प्रोटीन पे डाउट है, आरएनए पे डाउट है। आरएनए के एब्सेंस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन के एब्सेंस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन दोनों के एब्सेंस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। सो डीएनए के एब्सेंस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, दैट मीन डीएनए मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। एनी हाउ फाइनल कंक्लूजन ये है एवरी मैक्लियोड मैककार्थी एक्सपेरिमेंट से, व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम द एवरी मैक्लियोड मैककार्थी एक्सपेरिमेंट? DNA must be genetic material responsible for transformation. Who discovered transformation? Griffith. Who discovered the biochemical nature of transformation? एवरी मैक्लियॉड मैककार्थी। कौन सा केमिकल है जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ये कौन बताए? एवरी मैक्लियॉड मैककार्थी बताए। तो यहां तक पढ़ेंगे हम आज, और थोड़े से क्वेश्चन करना है। देखिए, फॉर्म्स ऑफ डीएनए भी याद रखना है। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए, forms of DNA. There are various types of DNA, okay? aDNA, bDNA, cDNA। देखिए कैपिटल लेटर सी है, इससे पहले एक डीएनए लिखाया था मैं, स्मॉल लेटर सी डीएनए, दैट इज डिफरेंट। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्म बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये डी डीएनए एक है मोस्ट कॉमनली, और एक आता है जेड डीएनए बोल के। तो यहां पर जो ए बी सी डी डीएनए है, दीज स्टार्टिंग 4 डीएनए आर राइट हैंडेड डीएनए, राइट हैंडेड डीएनए बोलेंगे इनको। जेड डीएनए इज कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड डीएनए। लेफ्ट हैंडेड, आप बोलेंगे सर राइट हैंडेड डीएनए और लेफ्ट हैंडेड डीएनए में क्या डिफरेंस है? ऐसे देख के तो नहीं बता सकता मैं डीएनए कौन सा है, ये राइट हैंडेड है लेफ्ट हैंडेड, आई कैन नॉट से दैट, क्योंकि राइट चेन अगर लेफ्ट चेन पे कॉइल हो रही है, right chain, suppose this is the right chain and this one is left chain, if right chain is upon the left chain, तब उसको बोलूंगा मैं, जैसे ये राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड के ऊपर जा रहा है, कॉइलिंग कहां से स्टार्ट हो रही है? राइट हैंड इज अपॉन लेफ्ट हैंड, तब बोलेंगे राइट हैंडेड डीएनए। और एक डीएनए भी होता है लेफ्ट हैंडेड डीएनए, लेफ्ट चेन इज अपॉन राइट चेन। सो लेकिन जो है लिविंग सिस्टम में मोस्ट कॉमनली जो डीएनए मिलता है वो राइट हैंडेड डीएनए मिलता है। एंड हाउ दे डिफर, हाउ दे डिफर, they differ in terms of number of base pair per turn, number of base pair per turn। जो वैटसन और क्रिक का जो डीएनए का मॉडल था, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए हम पढ़ चुके हैं, उसमें मैं बोला था आपको कितने बेस पेयर होते हैं पर टर्न? 10 बेस पेयर होते हैं पर टर्न। मतलब वो कौन सा डीएनए था, ए था या बी था या सी था? सो वैटसन एंड क्रिक हैज गिवन 10 बेस पेयर पर टर्न एंड इट वाज बी डीएनए। Watson and Crick discovered which DNA? B DNA, not A DNA। तो B DNA याद रखो 10 बेस पेयर पर टर्न, और A DNA में से एक ज्यादा रहेगा 11 बेस पेयर पर टर्न। तो हम सीक्वेंस ऐसा बना लेंगे, पहले 11 फिर A 10, उससे एक कम कर दो। C DNA में 9 बेस पेयर पर टर्न, 9 बेस पेयर पर टर्न। D DNA में उससे भी एक कम, 8 बेस पेयर पर टर्न। जेड डीएनए में कितने बेस पेयर पर टर्न? 12 बेस पेयर पर टर्न होते हैं, 12 बेस पेयर पर टर्न। अब आप बोलेंगे सर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा डीएनए है? तो मैं बोलूंगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोस्ट कॉमनली जो मिलेगा डीएनए वो बी डीएनए है। रिमेनिंग अदर डीएनए आर आल्सो प्रेजेंट रेयरली। लिविंग सिस्टम हैज मोस्ट कॉमनली बी डीएनए, एंड वैटसन एंड क्रिक डिस्क्राइब विच डीएनए? बी डीएनए। ओके, लिख लीजिए।
ओके, अभी जो है नेक्स्ट एक और जो क्वेश्चन यहां पे बन सकते हैं, एंजाइम्स के नेम पूछे जाते हैं। जैसे मैं बता चुका हूं आपको, डीएनए से अगर डीएनए का फॉर्मेशन होगा तो क्या बोलेंगे इसको हम? रेप्लिकेशन बोलते हैं। रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम लगता है? व्हाट इज द नेम ऑफ एंजाइम? यहां पे लिखना है आपको एंजाइम नेम। एंजाइम नेम, ठीक है। तो बताओ, डीएनए से डीएनए बनाने के लिए एंजाइम लगने वाला है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। क्या? डीएनए से डीएनए बनाना है तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। अगर आपको डीएनए से आरएनए बनाना है तो कौन सा प्रोसेस, कौन सा है ये? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलेंगे। डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम लगने वाला है? डीएनए डिपेंडेंट, बोलिए, आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए से आरएनए बन रहा है ना, तो ऐसा सोच के बोलिए ना, डीएनए से आरएनए बन रहा है, इसका मतलब डीएनए पे डिपेंड है, आरएनए बन रहा है। कौन बना रहा है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और अगर, ठीक है, आरएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो सबको मालूम है, लेकिन कोई बताएगा एंजाइम का नाम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सिंपल है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दूसरा नाम भी दे सकते हो। अनदर नेम इज, आरएनए से बन रहा है डीएनए, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोलेंगे इसको। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज तो बोलिए, या नहीं तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो बोलिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो बोलिए, या नहीं तो डीएनए आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज तो बोलिए। एंजाइम के नाम में भी कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट्स, केयरफुली पढ़ना चाहिए ये। एंड वन थिंग इज क्लियर, डीएनए इज हीट स्टेबल आल्सो। डीएनए इज हीट स्टेबल। हीट स्टेबल कौन से एक्सपेरिमेंट से पता चला? डीएनए इज हीट स्टेबल, इट इज प्रूव्ड फ्रॉम विच एक्सपेरिमेंट? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से पता चला ना हमारे को, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से पता चला। चलिए एक क्वेश्चन पिछले क्लास से, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहां पर है? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहां पर है? एक ऑप्शन है 5' to 3', या नहीं तो और एक ऑप्शन है 3' से 5', या दोनों भी सही है? वेयर इज फास्फोडाइस्टर बॉन्ड? तो हमेशा हम क्या बोलेंगे? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 3' to 5' बोलना, 5 से 3 नहीं बोलना। देखो वो कैसे, ये शुगर, ये शुगर, ये रहा फास्फेट बीच में, है ना। अब ये फास्फेट कैसा लिंक करते हैं आप? ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का कौन सा कार्बन लो मैं? थर्ड कार्बन लो। फर्स्ट का क्या फिफ्थ का ले लो? फर्स्ट का थर्ड कार्बन लेना है और सेकंड का फिफ्थ कार्बन लेना है, इसलिए 3 to 5 बोलना। आप बोलेंगे 3 to 5, 5 to 3 वही होता है ना सर, क्या है? नहीं चलता वैसा, 3 to 5 ही बोलना चाहिए। 5 to 3 बोल तो मार्क्स चले गए। वेयर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट बोल के क्वेश्चन आया। वेयर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन the two adjacent nucleotide of same chain, या सेकंड ऑप्शन two adjacent nucleotides of opposite chain, या नहीं तो थर्ड ऑप्शन
Phosphodester bond is present between one nucleoside, one nucleotide. यानी तो और एक ऑप्शन, phosphodester bond is present between both nucleosides. कहां पे लेना चाहिए? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स बोलना चाहिए, दोनों भी न्यूक्लियोटाइड हैं। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ये, तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है तो ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में है ना। देखो ये शुगर है, फास्फेट है, न्यूक्लियोटाइड हो गया, इसका मतलब ये भी शुगर है, ये फास्फेट है, मतलब ये भी न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, बोलिए न्यूक्लियोसाइड मत बोलो। और कोई क्वेश्चन? आज के पेपर में क्वेश्चन नंबर 140 था, इसे भी मैं डाउट क्लैरिफिकेशन सेशन कंप्लीट किया हूं, उसमें क्वेश्चंस बताया हूं। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 140। अगर किसी को डाउट है आपको क्वेश्चंस वगैरह में आज के पेपर में, तो आज आपका जो डाउट सेशन हुआ वो अटेंड करना। 140 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन टेस्ट ट्यूब बेबी करेक्टली? Ova and sperms are collected and mixed in test tube to form zygote. Ova and sperms are centrifuged in test tube to form zygote. Ova and sperms are induced to form zygote under control condition. Embryogenesis is allowed to continue in test tube under control condition. टेस्ट ट्यूब बेबी में हम क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं करते हम। ये स्पर्म है, ये ओवा है, क्या सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन कब करते हैं? व्हाट इज द नीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन? सेंट्रीफ्यूगेशन इज डन टू सेपरेट टू पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। अलग 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 डेंसिटीज के अगर पार्टिकल है उनको सेपरेट करना है, तब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। यहां पे नहीं करते हम सेंट्रीफ्यूगेशन, तो सेंट्रीफ्यूज वाला ऑप्शन कट कर दो। ओवा एंड स्पर्म्स क्या दिए हैं आंसर इसका? ओवा एंड स्पर्म्स आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, है ना। साइमुलेटेड वर्ड क्यों यूज कर रहे थे हम? ये टेस्ट ट्यूब में कहीं पे भी रख दो, एनीवेयर, रूम टेम्परेचर और कौन सा भी टेम्परेचर चलेगा क्या? मैं एक वर्ड, बुक में भी एक वर्ड था देखो, साइमुलेटेड कंडीशंस बोल के। साइमुलेटेड कंडीशन मीन द कंडीशन सिमिलर टू दैट इन फैलोपियन ट्यूब। टेम्परेचर, पीएच, एवरीथिंग शुड बी एडजस्टेड, कंट्रोल्ड कंडीशंस। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन सी है। आप क्या लेना चाह रहे हैं? ए, जस्ट मिक्स कर, स्पर्म एंड ओवा जस्ट मिक्स करके रख रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, उतना ज्यादा सही नहीं है इन प्रेजेंस ऑफ सी ऑप्शन, क्योंकि सी ऑप्शन में तो बहुत अच्छा है ना। इफ यू मे बी सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टेकन आंसर डायरेक्टली आफ्टर रीडिंग फर्स्ट ऑप्शन, हाँ हो गया, स्पर्म ओवा मिक्स करके रख दिया टेस्ट ट्यूब में, तो ऐसा पढ़ने वालों का क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। And those students who have read completely taken all the 4 options, elimination वगैरह करे होंगे, उनका करेक्ट हुआ होगा आंसर। थैंक यू।